Jai Hind everyone, welcome to Daksham Officer Academy. This is Sparsh and we are going to discuss UPSC CDS 2022 GS पेपर. ठीक है, आज एक्चुअली हम UPSC CDS दैट इज फर्स्ट पेपर ऑफ 2022 इसका जो जीके वाला पोर्शन है ना वो डिस्कस करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली जीएस पोर्शन, इसमें हम स्पेसिफिकली जीएस के क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है. मेरे पास सेट ए है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होता है. क्वेश्चन नंबर 31 पहला जीएस का क्वेश्चन है. ठीक, और ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर बात की जाए हिस्ट्री की. तो पहला क्वेश्चन है, which one of the following cities of first urban settlement of the world to reach the population of size of 1 million. ऐसी कौन सी पहली अर्बन सेटलमेंट थी यानी कि अर्बन सिटी थी जिसने 1 मिलियन की पॉपुलेशन को क्रॉस किया था इन द वर्ल्ड. फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, पहली बार. 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो 10 लाख की पॉपुलेशन क्रॉस करने वाली सिटी कौन सी थी. और ये हुआ था 1810 में. और एक ही सिटी ऐसी होगी जिसने 1 मिलियन क्रॉस करे उस टाइम, दैट इज लंदन, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड. और क्यों क्रॉस करे उसका रीजन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से लंदन जो है एक अर्बन सेंटर बन चुका था, है ना, एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट 1790s तक. और सारे के सारे लोग अब लंदन की तरफ शिफ्ट करने लगे थे क्योंकि जहां इकोनॉमी होगी, जहां एम्प्लॉयमेंट होगी, वहीं तो लोग जाएंगे. आज की डेट में सारा यूथ दिल्ली की तरफ जाता है, सारा यूथ हैदराबाद इस जगह जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट है. ऐसे ही लंदन में भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था बिकॉज वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी. जिस रिक्वायरमेंट की वजह से लंदन दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बना जिसने 1 मिलियन का टारगेट हिट करा. यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग थे और इसकी संभालने की कैपेसिटी भी थी. अगर बात करूँ मैं 1982 की, 1982 में दोबारा हुआ था और उस टाइम तक 175 सिटीज ऐसे थे जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके थे. आज की डेट में बहुत सारे हैं, इवन इंडिया में तो बहुत सारे हैं. ठीक, और रीजन इज सेम, एम्प्लॉयमेंट. तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए लंदन इज द करेक्ट वन. अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, पेरिस. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, है ना. कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है ये बताना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना. और बात करूं लंदन की, लंदन कौन सी रिवर के किनारे है, थेम्स. जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, जितनी भी अर्बनाइज कंट्री हैं, अर्बनाइज सिटीज हैं, वो सारी की सारी शुरुआत में नदियों के किनारे है. इवन आज भी आप अगर दिल्ली से चलो तो दिल्ली से लेके वाराणसी तक की सारी बेल्ट, उधर कोलकाता तक, सब नदियों के किनारे हैं. ठीक है, क्योंकि यहां पे शुरुआती एम्प्लॉयमेंट मिलता है. रही बात न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क इज द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स. यहां पे बहुत गगनचुंबी इमारतें हैं, इतनी ज्यादा हैं कि वर्ल्ड का स्काई स्क्रैपर बोला जाता है इसको. और नेक्स्ट ऑप्शन था वॉशिंगटन डीसी. वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स. ठीक, सेनेट है वहां पे. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, कुपिन स्कीम. ज्योग्राफी में स्पेशल मेंशन मिलता है कुपिन के बारे में. ऑल्दो ये बहुत टिपिकल है तो एक बार इसको यूट्यूब से या फिर किसी और वीडियो से स्टडी कर लेना, ज्योग्राफी की बुक में स्पेसिफिकली होगा. ठीक है, कुपिन क्लाइमेट स्कीम क्या थी, इन्होंने क्लाइमेटिक रीजन्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था. उन्हें नाम दे दिया था ए, बी, सी, डी और ई. ठीक है, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स थे उसके अकॉर्डिंग. अब क्वेश्चन ये है कि जो कुपिन स्कीम के अकॉर्डिंग बताइए, जो राजस्थान है उसके
वेस्ट पार्ट में, जो वेस्टर्न फ्रिंजेस हैं, वहां कैसा वहां कैसा क्लाइमेट है कुपिन के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, राजस्थान पीसीएस में भी था और एक दो लोअर पीसीएस में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो वहां का जो क्लाइमेट है दैट इज BWHW, ये बहुत सारी कोडिंग्स हैं जो इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग थी। और B डिनोट फॉर ड्राई रीजन, ड्राई एंड एरिड रीजन। ये वाला एक बार स्टडी कर लेना, इसमें अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स है, AS AW ऐसे करके हैं सारे के सारे। और इंडिया का स्पेसिफिकली राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बहुत ज्यादा एरिड रीजन है ना। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान दैट इज थार डेजर्ट, तो वो बहुत ज्यादा एरिड जोन है, इसलिए उसकी जो कोडिंग कुपिन के अकॉर्डिंग थी वो थी BWHW। खैर क्वेश्चन नंबर 33। तो आप अगर हिस्टोरिकली देखो तो 1 मिलियन क्रॉस करने वाली सिटी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ऑलरेडी, क्लास 12th की एनसीईआरटी। और ये वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32, ये भी एनसीईआरटी के अंदर है, क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। बात करते हैं बरमूडा आइलैंड्स की, बहुत फेमस है, बहुत सारी मूवीज भी बनी है। दैट इज अ बरमूडा एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कहां है, तो अगर ये एशिया वाला जोन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे कैरेबियन सी पड़ता है। और यहाँ पे ये पूरा अटलांटिक ओशन है एस शेप का, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। यहाँ पे कैरेबियन सी के थोड़ा सा पास में एक छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्या? बरमूडा आइलैंड्स। और बात ये याद रखने की है कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड और दो अमेरिका के बहुत पास है, यूएसए के बहुत पास है, बट यूएसए की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटेन। ये ब्रिटिश आइलैंड्स है, मेनली 7 आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक। और याद रखने की बात ये, कैरेबियन सी में नहीं आता, ये कैरेबियन सी से थोड़ा दूर है। और ये आइलैंड 3 जगह से एक ट्रायंगल बनाता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। बाकी की 2 जगह आप बताना। तो एक्चुअली में बरमूडा ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, दैट इज नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और उनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है किसका? फॉरेस्ट एरिया मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया कौन कौन से स्टेट या यूटी का है, ठीक। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो लास्ट ईयर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट आई थी 2021, उसमें ऑलरेडी डिस्कस करा गया था ये वाला पॉइंट। और उन स्टेट में मिजोरम एक लौटता ऐसा स्टेट था जिसका 85% ज्योग्राफिकल एरिया 85% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट है, स्पेसिफिकली 84.57। तो मिजोरम वॉज द स्टेट जिसका हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्या है? फॉरेस्ट कवर एरिया, ठीक है। और अगर मैक्सिमम एरिया की बात करें दैट इज मध्य प्रदेश, है ना। लेकिन एरिया वाइज अगर बात करें कि कितने एरिया में किसका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, तो वो मिजोरम का ज्यादा है। एक बार ब्रीफली उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेना। फॉरेस्ट कवर दे रखा है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर दे रखा है, और साथ ही साथ हमारा कोरल कवर, मैंग्रोव कवर कौन से स्टेट में ज्यादा है, वो सब एक बार देख लेना। तो
मैं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। स्पेसिफिकली मोस्टली कोर एरिया डिस्कस करे गए हैं जो एनसीईआरटी के अंदर भी कवर्ड है और जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं। जैसे इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया में अगर बात करें तो कौन सा ऐसा टाइम था जब पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडी थी, ग्रोथ यानी कि हम बिल्कुल एक लीनियंट लेवल पे बढ़ रहे थे, हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे मतलब ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं था, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं था, बिल्कुल इक्विवेलेंट ग्राफ था। ठीक है, और किसी भी जगह की पॉपुलेशन कब बढ़ेगी, जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली में 1921 से लेके 1951 के बीच में बिल्कुल स्टेडी ग्रोथ रही इंडिया की। अगर मैं इससे पहले की बात करूं 1901 से लेके 1921 तक, तो यहां पे हमारी ग्रोथ हुई नहीं, एक्चुअली कांस्टेंट लेवल पे था बिल्कुल। इवन कई बार ऐसा हुआ 1911 के बाद कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया ओनली बिकॉज ऑफ फेमाइन्स और ब्रिटिशर्स की रिप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से। ठीक, तो यहां पे हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट था, एटलीस्ट कांस्टेंट ग्रोथ रेट था। ये वाला ग्रोथ रेट 1921 से 1951 का बहुत स्टडी रहा, ना तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई ना बहुत ज्यादा डेथ हुई। ऐसा क्यों था, बिकॉज ऑफ अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम पे, अलग अलग लीडर्स थे हमारे पास। 1921 से 1951 का आप एरिना देखो तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे अलग अलग सत्याग्रह हो रहे हैं, इस टाइम पे सीडीएम हो रहा है, एनसीएम हो रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो लोग बागों को बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है और सर्विसेज बहुत अच्छी हो रही है। लोग बाग एक्चुअली में अगर सिंपल सा कारण माना जाए तो लोग बागों के अंदर अवेयरनेस आ रही है चीजों के प्रति। ठीक, अब अगर इससे आगे के टाइम की बात करें, फ्रॉम 1951 टू द टाइमिंग ऑफ 1981, इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहां पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करी। व्हाई 1951 टू 1981, क्योंकि हम स्टेबल हो गए। ठीक, और डेथ रेट कम हो गया, फर्टिलिटी रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई इंडिया की। इवन ये वन ऑफ द असेंडिंग ग्राफ था, इतना ज्यादा तेज था कि हमें 1981 में डिसीजंस लेने पड़े कुछ। और इसके बाद तुम देखोगे फ्रॉम 1981 टिल नाउ पॉपुलेशन ग्राफ लीनियर है, बड़े आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि इस ईयर से पहले एक फैसला लिया गया था, विमेन्स की मैरिज एज को बढ़ा दिया गया। ठीक, और इस चीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करा गया। क्यों, क्योंकि इससे पहले 15 साल की, 13 साल की, मैक्सिमम 18 साल की एज में शादी हो रही है, नॉलेज नहीं है उनको ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी, पितृवादी समाज, जो मेंस को ज्यादा राइट देता है, ऑलरेडी देता था, आज भी है बहुत सारी चीजें, इसी की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, मेन कारण। और उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ स्टडी पाई गई ओनली बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन ये था, बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स थे कि वुमेन्स की जो मैरिज एज थी उसको बढ़ा दिया गया। इवन अब भी बढ़ाया गया 21, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब समझदार हो जाएगा तो वो चीजें समझदारी से करेगा। फिर वो चाहे एक बच्चा पैदा करे, लेकिन वो चाहेगा कि वो बच्चा ढंग की चीजें करे। क्रिकेट टीम बनाए कोई फायदा नहीं होने वाला। 36 क्लास 12th एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पहला ही टॉपिक था ये जो अभी डिस्कस करा, पॉपुलेशन वाला। बात करूं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 36, मणिकर्ण। मणिकर्ण इज फेमस फॉर, ये बहुत फेमस है एक्चुअली, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास थोड़ा सा आगे कुल्लू वैली के बीच में एक वैली पड़ती है, पार्वती वैली, जो कि एक्चुअली पार्वती रिवर का ही ओरिजिन माना जाता है। वहीं से, उससे पहले से पार्वती रिवर आ रही है और इधर ब्रह्म नाला कुछ कैसे करके है, वो एक्चुअली नदी है। उन दोनों के बीच में एक हॉट स्प्रिंग पाया जाता है
एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है पार्वती वैली में, वहां पे इसका नाम बी से रखा जाता, पार्वती। वहां पे मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग्स प्रेजेंट है, जो एक्चुअली में वहां से बहुत तेजी से ऑलमोस्ट 96 या 100 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स निकलती हैं, बहुत ज्यादा गर्म भाप निकलती है नेचुरली, बिकॉज ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन। और वहां पे एक ऐसा ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां से हम जियोथर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ रीजन जम्मू कश्मीर में है, कुछ रीजन हमारे पास झारखंड में, आई थिंक सूरज कुंड एक जगह है, वहां पे भी है। तो मणिकर्ण एक्चुअली एक जियोथर्मल एनर्जी जोन है, ठीक। अलग अलग एनर्जी जोन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में है इंडिया के। अगेन एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, ये भी ज्योग्राफी क्लास 10th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, which among the following first mooted the idea of deficit financing? First mooted, किन्होंने सबसे पहली बार आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, आइडिया ऑफ क्या था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। किन्होंने आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग दिया था? उसे समझाने से पहले मैं जरा ये बताता हूं डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है। देखो, मान लो कि आपके घर में जो आपकी अर्निंग है वो 10,000 रुपीज है, ठीक है, ये आपकी इनकम है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 12,000 रुपीज है। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2,000। तो ये डिफरेंस जो है इसे कहीं ना कहीं से या तो पैसे बोरो करके, या अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट मिंटिंग कर सकती है, मनी छाप सकती है और एक्स्ट्रा, है ना। लेकिन ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा इस इकोनॉमी में डाले गए बोरो करके, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक। आप कब होता है ऐसा? जब आपकी इनकम से ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तब डेफिसिट फाइनेंसिंग करा जाता है, ओनली बिकॉज के लॉस ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और पॉवर्टी भी बढ़ेगी। फिर ये कॉन्सेप्ट पहली बार दिया किसने था? दैट इज जॉन एम किंग्स, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था पहली बार, ठीक। अगर मैं बात करूं इसमें और भी नेम है, एडम स्मिथ, ही वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। इनके बारे में भी आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, उसके अंदर पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसके अंदर है। चाहे वो एल्फ्रेड मार्शल हो जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिए थे, और चाहे ये हो, सबके बारे में आपको, मतलब मेन बात कहने का ये है, सारे क्वेश्चन मोस्टली एनसीईआरटी से ही हैं, इफ अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 38, ये बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोई भी इसका आंसर दे सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आर द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट? क्या फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट? इनमें से कौन कौन सी चीजें फंक्शन है एनवायरमेंट का? पहला, सॉरी 3 स्टेटमेंट दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है सप्लाई रिसोर्स, सप्लाई रिसोर्सेज। दूसरा है सस्टेनिंग लाइफ, और तीसरा है प्रोवाइडिंग, क्या था, एस्थेटिक अपीयरेंस सर्विसेज। अब जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए हुए होते हैं। जैसे ऑप्शन ए है वन ओनली,
ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी है 1, 2 and 3। ऑप्शन डी है 1 and 3। ऐसे क्वेश्चन में कई बार एलिमिनेशन मेथड काम करता है 99%, लेकिन कई बार नहीं भी करता, जैसे ऐसी स्टेटमेंट्स है। अब अगर वैसे तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के फंक्शन बताने, एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या मिलता है। पहली बात, सारी रिसोर्स क्या हमें एनवायरनमेंट से मिलती है? बिल्कुल। जितनी भी रिसोर्सेज है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, सब चीजें कहां से मिलती है हमें? हमारे एनवायरनमेंट से। दूसरी चीज, क्या हम एनवायरनमेंट के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। दे आर सस्टेनिंग लाइव्स, नॉट फॉर अस, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। एंड इट गिव्स अस एस्थेटिक अपीयरेंस। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी, और नेचर से प्यारी ब्यूटी है किसकी? किसी की भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, यार इतने में तो बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, which among the following formulated the concept of poverty as a measurable development indicator? Poverty measurable development indicator होगा, डेवलपमेंट इंडिकेटर होगा फॉर कंट्री लाइक इंडिया, एंड इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। खैर, ये बात कि हम इंडिया की जो डेवलपमेंट है कितना हुआ कितना नहीं, हम पॉवर्टी के बेसिस पे जज कर सकते हैं। गरीबी कितनी घटी, जितनी ज्यादा गरीबी घटेगी उतना ज्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट पहली बार दिया किसने था? तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट पहली बार दादा भाई नारोजी ने दिया था, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एट द टाइम ऑफ 1810 और समथिंग। ठीक, उन्होंने इसमें बताया था कि जो पर कैपिटा इनकम है एवरेज इंडियन की, वो 16 रुपीज से 35 रुपीज के बीच में पर पर्सन, पर कैपिटा, पर पर्सन पर ईयर है। हम इतने ज्यादा पॉवर्टी के नीचे हैं कि एक इंसान एक साल में या तो 16 से 35 रुपए के बीच में कमा रहा है, बस इतना ही था। उन्होंने अपनी इन बातों को एक बुक में भी कंपाइल किया था, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था उन्होंने, और एक और बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था। तो पहली बार ये काम दादा भाई नारोजी ने करा था। ठीक, इसके बाद अगर बात करें, यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 40, इन्होंने कुछ चीजें दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने रखा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स, मशीन्स, buildings, raw materials and money. Buildings, raw materials and money in hand. तो ये सब चीजें किस में आएंगी ये पूछ रहे हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल। इससे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल की। जनरली अगर मैं बात करूं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, 4 चीजें कम से कम चाहिए होती हैं। उन 4 चीजों में से पहला है लैंड यानी कि रिसोर्सेस, दूसरा है लेबर, जो स्किल्स या अनस्किल्ड लेबर होंगे वो अपना काम करेंगे, और तीसरा है कैपिटल यानी कि मनी और जितनी भी इन्वेंटरी चीजें हैं वो जो हमें चाहिए होंगी, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप, कि जो बंदा इन तीनों चीजों को कंबाइन करेगा, रिस्क लेगा और उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा। जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हो, मान लो आप उस फैक्ट्री के मालिक हो, तो आप उस फैक्ट्री के एंटरप्रेन्योर हो, जो सबसे पहले उस फैक्ट्री के लिए एक जमीन ढूंढेगा, रिसोर्सेज ढूंढेगा। ठीक, उसके बाद उसको लेबर चाहिए होंगी। ठीक,
और उसके बाद उसको कैपिटल मशीनरी वगैरह चाहिए होंगी उसको चलाने के लिए। ये सारे इनको बोलते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ठीक, अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अपने आप में एक अलग कैपिटल है, ह्यूमन एज अ कैपिटल यूज करते हैं क्योंकि ह्यूमन अपने आप में सबसे बड़ा रिसोर्स है। बेस्ट एग्जांपल जापान, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स के बल पे उन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं। इवन 14 ईयर्स के अंदर अंदर वो लोग आजाद भी हुए थे। रही बात फिजिकल कैपिटल की, फिजिकल कैपिटल के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो टेंजिबल है, जिनको आप फिजिकली छू सकते हो। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती हैं जब आप पहली बार प्रोडक्शन कर लोगे उसके बाद भी वो चीजें रहेंगी। जैसे आप मशीन, मान लो ये मार्कर है मेरे पास, अब इस मार्कर को बनाने वाली मशीन है, तो क्या वो 1-2 मार्कर बनाने के बाद मशीन खत्म हो जाएगी? नहीं, है ना। उस मशीन से क्या हुआ, हम और बहुत सारे मार्कर बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, फिक्स कैपिटल, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद भी रहेगी। ठीक, अब वर्किंग कैपिटल क्या, वर्किंग कैपिटल जो वर्किंग में यूज में आ गई, खत्म हो गई। और उसके बाद जैसे इस मार्कर की बॉडी, जब ये प्लास्टिक आया होगा तो उस प्लास्टिक से बहुत सारे मार्कर बने होंगे और प्लास्टिक खत्म हो गया होगा, तो क्या है, वर्किंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों किसका पार्ट है, फिजिकल कैपिटल का, जिन चीजों को आप छू सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं टूल्स की बात करूं, टूल्स फिक्स कैपिटल के अंदर आते हैं। मशीन्स की बात करूं, मशीन भी फिक्स कैपिटल के अंदर आती है क्योंकि रहती है ना प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद। बिल्डिंग्स की बात करूं, अब जिस बिल्डिंग में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करने के बाद खत्म थोड़ा हो जाएगी, बिल्डिंग तो वहीं की वहीं रहनी है ना, तो ये भी क्या है, फिक्स कैपिटल। बात करें रॉ मटेरियल की, वो खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल एक लिमिट तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो ये वर्किंग कैपिटल है। रही बात मनी, वो भी एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी, तो वो भी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अब कुछ पार्ट हो गया आपके पास, 3 जो पूरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें 3 स्टेटमेंट तो है फिक्स कैपिटल की और 2 स्टेटमेंट है वर्किंग कैपिटल की, तो ओवरऑल ये क्या है, दोनों ही फिजिकल कैपिटल में तो आती है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, फिजिकल कैपिटल। ठीक है।